हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार वाली बुक का चैप्टर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। सरदार गुरचरण सिंह। 1898 से 1995 ईस्वी तक इनका काल रहा है। अब हम पढ़ते हैं। भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह सरदार गुरचरण सिंह ने मिट्टी पात्र की कला को सामयिक बनाया और उसके शिल्प के विविध स्वरूपों और सज्जाओं में चमत्कारिक परिवर्तन लाकर उसके मौलिक प्रभाव को भी बढ़ाया। गुरचरण सिंह ने मिट्टी से न केवल आजीविका कमाई, वरन वे मिट्टी पात्र शिल्प के पथ प्रदर्शक भी बने। उन्होंने अनेकों समकालीन भारतीय मिट्टी पात्र कलाकारों को प्रेरित व प्रशिक्षित किया तथा सहायता की। इस लंबी सूची में कई जाने पहचाने नाम हैं, जैसे सतीश गुजराल, कृपाल सिंह सिखावत, गौरी खोसला, कालिंदी जेना, मेरी सिंह, उमा बैंकर, पी दरोज, झुनझुनवाला, अनीता लाल, पाचिम, रूबी सिंह, रचना परासर, लीना बत्रा और लेखा भगत। गुरचरण सिंह का जन्म 26 अक्टूबर 1898 ईस्वी को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। गुरचरण सिंह ने 1918 ईस्वी में बेल्स महाविद्यालय जम्मू से भूगर्भ विज्ञान में BSc की उपाधि प्राप्त की, परंतु उनके पिता के एक पुराने मित्र राम सिंह काबुली ने उनके पिता को एक पत्र लिखकर गुरचरण सिंह को अपनी ईंट की भट्टी पर काम कराने की मंशा जाहिर की। यह ईंट की भट्टी अब सफदरगंज हवाई पट्टी के इलाके में है। यद्यपि गुरचरण सिंह ने शुरू में इस विचार का विरोध किया, पर पारिवारिक करार और भाग्य अधिक प्रभावी सिद्ध हुए। उन्होंने काबुली की ईंट भट्टी पर काम करना शुरू कर दिया। राम सिंह काबुली की ईंट भट्टी में उन्होंने पारंपरिक मृत्तिका शिल्पी पठान अब्दुल शाह के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब्दुल्ला प्रसिद्ध पठान कुम्हारों के वंशज थे, जो पठान शासकों के राज्य में भारत आकर बस गए थे। अपने साथ 500 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा लाकर दिल्ली और खुर्जा के आसपास काम करने लगे। गुरचरण सिंह अब्दुल्ला के चाक पर मिट्टी को आकार ग्रहण करते देखने के अपने अनुभव इस प्रकार याद करते थे। मेरे साथ कुछ अद्भुत घटित होने लगा। मिट्टी चाक पर आकार ग्रहण करने के लिए जो ही रखी जाती और मथना शुरू हो जाता। मेरी आत्मा की धोखनी की मथनी भी उससे भिन्न न होती। मैं घूमते हुए चाक में इस तरह खो गया कि यह विशिष्ट अनुभूति बन गई। मेरे अंतस में इस तरह समा गई कि मेरा सारा समय इन 34 आवों के कोलाहल में खो जाता। काबुली ने गुरचरण सिंह को टाइल निर्माण, मृत्तिका खपड़ा के अध्ययन के लिए जापान जाने का खर्च वहन करने का प्रस्ताव किया। गुरचरण सिंह का भाग्य खुल गया और वह 1919 ईस्वी की गर्मी में जापान चले गए, जहां उन्होंने 1919 से 22 तक उच्च तकनीकी संस्थान में डिप्लोमा किया। जापान यात्रा के दौरान सोत्यस यानगी नामक कला और शिल्प के विद्वान तथा प्रसिद्ध भांड शिल्पी बार्नार्ड लीच और केनकीची गैमोमातो तथा एक सहपाठी सोजी हामादा, जो बाद में भांड शिल्पी की दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बने, से भेंट हुई। यही गुरचरण सिंह भांड शिल्प के सौंदर्य की ओर आकर्षित हुए। कोरिया तथा चीन के कुछ भागों की 3 महीने की यात्रा ने भांड शिल्प और कला, इसके मूलभूत और काव्यात्मक पक्षों के अनुभव को और समृद्ध किया और वह मिट्टी पात्र कला के व्यावहारिक अनुभव में अधिक पड़ते गए। अपनी भारत वापसी के पहले उन्होंने अपनी कला एकल भाड़ कला प्रदर्शनी टोक्यो में हौसी फार्मेसी में 1922 ईस्वी में आयोजित की। गुरचरण सिंह 3 वर्ष बाद जापान से लौट आए। राम सिंह काबुली की पुत्री चतरकौर से विवाह किया और अपनी कार्यशाला पर काम जारी रखा। यद्यपि अब्दुल्ला के निर्देशन में प्रक्षेपण तकनीक, मिट्टी
फेंकने का कौशल की दक्षता परिपक्व हुई, किंतु उनका मुख्य लगाव दिल्ली ब्लू पॉटरी में शीशे की लेप से युक्त खपड़ों, टाइल्स तथा जालियों के निर्माण से हो गया। इस कार्य के लिए काबुली द्वारा स्थापित यह एक कार्यशाला थी। यही पहली बार उनकी तांबे के नीले शीशे के लेप की जानकारी हुई। कला में उनकी थोड़ी शिक्षा थी। उनके पास रूप रंग और अनुपात की एक प्राकृतिक अभिरुचि थी। नई दिल्ली की बिल्डिंगों के लिए उन्होंने टाइल्स, जालियों और टाइलों का सृजन करते हुए दिल्ली ब्लू पॉटरी में 16 वर्षों तक काम किया। 1939 ईस्वी में गुरचरण सिंह एक सरकारी मिट्टी पाट संस्थान, जो विद्यालय और शोध केंद्र सब कुछ एक साथ था, का काम संभालने के लिए लाहौर गए। देश के विभाजन के बाद इसी प्रकार के आमला के स्थापित एक संस्थान में उनके प्रयोग 1952 ईस्वी तक जारी रहे। 1952 ईस्वी में उन्होंने आमला की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए तथा दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी शुरू की, जो फर्स्ट फैक्ट्री रोड पर स्थित है। दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी एक कार्यशाला के साथ ही स्कूल तथा निर्माण केंद्र था। दिल्ली ब्लू पॉटरी को पुनः जीवन दान देने का यह पुनरुत्थानवादी कार्य था और साथ ही भारत में कार्यशाला मिट्टी पात्र कला आंदोलन के सृजन का प्रवर्तक कार्य भी। ब्लू पॉटरी नीली भांड निर्माण कला लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में शुरू हुई थी। बाद में यह इराक, ईरान तथा काबुल में फैली। ईरान फारस में यह समृद्ध परंपरा के रूप में विकसित हुई, जिसने मुगल कला में भारत पर प्रभाव छोड़ा। भारत में आने पर इसमें बहुत से बदलाव भी हुए, यद्यपि इसका मूलभूत स्रोत वही रहा। ये आप जो ये पेंटिंग देख रहे हैं, गुरचरण सिंह, दिल्ली ब्लू पॉटरी है। संग्रह कहाँ है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, चंडीगढ़। गुरचरण सिंह की दिल्ली ब्लू पॉटरी दुनिया भर के पॉटरों के लिए मक्का की तरह थी। गुरचरण सिंह के टाइल्स खपड़ा निर्माण का कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली की विख्यात इमारतों में देखा जा सकता है, जैसे ओबरॉय इंटर कॉन्टिनेंटल एंड इंपीरियल होटल, त्रावणकोर भवन में नीले हाथी, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग्स तथा ओडियन सिनेमा में उनके एक ही रंग दिल्ली ब्लू की महत्ता को प्रमाणित करते हैं। संसद भवन की शीशे के लेप से युक्त जालियों में इनका योगदान अभी भी देखा जा सकता है, जो इस गरिमाई इमारत को गौरवान्वित करता है। गुरचरण सिंह याद करते हुए कहते थे, बेकर ने मेरे पास कुछ पुराने किस्म के पठानी भांड कृतियों का अध्ययन करने और उसे सुधारने के लिए इनकी विशेषता यह थी कि वह एक खास तरह से मिट्टी के नीचे से काटे हुए थे, जिससे हवा आती रहे। यह उनके पर्दे को सुरक्षित रखता था। गुरचरण सिंह की भारत और विदेश में अनेक प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, जिनमें लंदन स्थित भारत भवन इंडिया हाउस में 1932 ईस्वी में हुई उनकी प्रदर्शनी में शामिल है। 1965 में AIHB द्वारा आयोजित एक विशेष शिल्प प्रदर्शनी में उनकी कृतियां शामिल की गई थीं, जिसमें सतीश और किरण गुजराल, कंबल कृष्ण, रितेन मजुमदार, मोहिनी बख्शी और निर्मला पटवर्धन और परिकल्पनाकार और कलाकार शिल्पी की कृतियां भी NIHB डिज़ाइन सेंटर की नवनिर्मित डिज़ाइनों के साथ प्रदर्शित की गई थीं। दुर्भाग्य से 1974 में गुरचरण सिंह का घर, कार्यशाला तथा फर्स्ट फैक्ट्री रोड की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और उन्हें अपनी मिट्टी पात्र कला की गतिविधियों बंद करने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद वह अंद्रिता कांगड़ा चले गए, जहां उनके कार्यशाला युक्त आवास में अपने प्रतिभाशाली पुत्र मनसिमरन सिंह और बहू मैरी के निर्देशन में 60 के दशक के आरंभ से निर्माण कार्य चल रहा था। मनसिमरन सिंह का प्रशिक्षण बार्नर्ड लीच द्वारा हुआ था और वह आज अपने बल पर एक विख्यात मिट्टी पात्र शिल्पी बन चुके हैं। अपने परवर्ती कार्य में वे शीशे के लेप से युक्त पेंदे
से अनगढ़ रचना की और मुड़ गए। कभी कभी वह इन्हें अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से जोड़ देते थे, जैसे कि वह व्याख्यायित करते थे। मैं इन अनगढ़ बुनावटों को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इनका स्पर्श आपके हाथ को एक अनुभूति देता है। आधुनिक मिट्टी पात्र कला का सौम्य स्पर्श एक ठंडी छुअन है, इसका कोई वैशिष्ट्य नहीं है। इसके स्पर्श से आपको निश्चय ही एक ताप अनुभव होना चाहिए, इसमें अवश्य ही मिट्टीपन होनी चाहिए। जब आप प्याला पकड़िए तो यह आपको संवेदित करे। मिट्टी पात्र कृति को देखना केवल दृश्य आनंद नहीं है, अपितु इसे आपके स्पर्श को भी संवेदित करना चाहिए। एक पुरानी चीनी कहावत भी है, अंधा व्यक्ति भी मिट्टी पात्र कृति के सौंदर्य को प्रशंसा कर सकता है। गुरचरण सिंह बड़ी कुशलता के साथ मिट्टी के गुणों के बारे में बताते थे। मिट्टी के बारे में विशिष्ट बात यह है कि यह अत्यधिक लचीली है। मैं इसे काट सकता हूँ, दबा सकता हूँ, इसे आकार दे सकता हूँ, इसे मोड़ सकता हूँ। पत्थर या लकड़ी के विपरीत मिट्टी यह नहीं कहेगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। जब आप इसे आंवे में पकाते हैं तो आग एक सामान्य वस्तु को विशिष्ट वस्तु में रूपांतरित कर देती है। यह पत्थर बन जाती है, आपके हाथ का प्रभाव बना रह जाता है। इसे 2000 वर्ष बाद भी लोग पा और देख सकते हैं। गुरचरण सिंह एक संख्या की भांति थे। भारत में शिल्पशाला मिट्टी पात्र कला के जनक तथा ऐसे व्यक्तित्व जिसने दिल्ली ब्लू पॉटरी के रहस्य को पुनः उद्घाटित किया। अंतिम दिनों में भी वह चिंतन के स्तर पर सृजनशील थे और अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए देखे जा सकते थे। आधी शताब्दी पूर्व उन्होंने जिस मिट्टी पात्र कला रूप का प्रवर्तन किया उसने अनेक प्रसिद्ध नाम लिया, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ मिट्टी शिल्पी नीले शीशे के लेप वाले पात्र के पुनरुत्थानकर्ता बने रहे और अपने विद्यार्थी तथा दिल्ली में अपने प्रशंसकों के साथ समय गुजारते रहे, जो उन्हें प्रेम में डैडी जी कहते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त वह आर्द्रता के सजीव वातावरण में भी रहते थे। 1991 में से 1902 ईस्वी में गुरचरण सिंह ने दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट बनाया और अपने वर्तमान घर के अहाते में बेसमेंट अधोतल में मिट्टी पात्र कला में प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल शुरू किया, जहां बहुत से समकालीन युवा मिट्टी पात्र शिल्प और मृत्तिकाकार अपनी जड़ों को तलाश कर रहे हैं। आईफैक्स के संस्थापकों में से एक और इसकी परिषद के सदस्य होने के नाते इसके दशकों तक मानद कोषाध्यक्ष रहे। आईफैक्स के प्रयोजन में उसकी पहली प्रदर्शनी जो 1973 ईस्वी में आयोजित हुई का श्रेय उन्हें ही जाता है, जो प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से आयोजित होती है। 1974 ईस्वी में उन्हें साहित्य कला परिषद में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में पुरस्कृत किया। 1977 से 17 ईस्वी में आईफैक्स ने उन्हें कला के प्रति निष्ठा और प्रेरणा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया। 1984 ईस्वी में आईफैक्स द्वारा वरिष्ठ कलाकार के रूप में सम्मानित हुए। 1985 ईस्वी में आईफैक्स के पहले फेलो चुने गए। 1988 ईस्वी में आईफैक्स के हीरक जयंती समारोह के दौरान उसी के द्वारा उनका कला रत्न के रूप में सम्मानित किया गया, जिसके साथ उन्हें 10,000 रुपये की नकद राशि भी मिली। 1991 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए। 21 अगस्त 1995 ईस्वी को 99 वर्ष की अवस्था में अंद्रेता कांगड़ा में उनका निधन हो गया। वह कहा करते थे कि एक कलाकार को विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि कला उसे तोहफे में मिली है। अपना तोहफा वह संसार को बांट कर चले गए। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।